सबसे पहले आप लोगों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। इस पेज के माध्यम से मैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जितने भी लोग हमारे देश की जो सेना शहीद हुए हैं उनको मैं इस पेज के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं इस पेज AISF बिहार के नेतृत्व के साथी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मुझ जैसे नए साथी को भी इस पेज पे आने का मौका दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इस पेज पे कई दिनों से एक श्रृंखला चल रहा है लाइव सेशन का, और इस बीच कई सारे लोग लाइव आकर अपने बातचीत को रखे हैं, लेकिन नए साथियों को भी मौका मिले इस बात को AISF बिहार ने जिस तरह से ध्यान रखा है उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा जो टॉपिक है सामाजिक ताना बाना और AISF से जुड़ने के बाद का जो भी एक्सपीरियंस उसको साझा करना है। तो उससे पहले जब मैं AISF से जुड़ने के पहले जो मेरा नॉर्मल लाइफ था, जब मैं इस देश के किसी कॉमन पीपल की तरह थी, जो लोग आज बिना किसी संगठन से जुड़ने के बाद जो भी लोग सोच रखते हैं, मैं कैसा सोच रखती थी और संगठन के पहले मैं किस तरह से समझ पाती थी हर चीज़ों को, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं स्कूल या फिर कॉलेज जब जाती थी, उस समय जब मैं किसी भी चीज़ को देखती थी तो मेरे अंदर वो जो चेतना, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर ये मन में आना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे अंदर नहीं हो पाता था। मुझे हर चीज़ जो था वो काफ़ी नॉर्मल लगता था। मुझे लगता था कि ये हमारे जीवन का एक अंग है और इसके साथ ही हमें चलना होगा। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो शिक्षा की कमी हो या फिर महिलाओं की स्थिति हो या फिर जो भी हमारे राज्य की स्थिति हो, देश का स्थिति हो। मुझे लगता था कि ऐसा ही चलेगा और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे घर में भी इस तरह का माहौल नहीं रहता है कि हम किसी भी बात को उस तरह से सोच पाएँ और उसमें हम राजनीति के तौर पे सोच पाएँ। और इस वजह से हम लोग का मतलब उस तरह का मानसिकता नहीं बन पाता है। हमारे विश्वविद्यालय में भी उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती है जिससे कि हम लोग पॉलिटिकल होकर किसी भी बात को सोच पाएँ। हमारे कैंपस में भी यही बताया जाता है कि आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है। इस वजह से अगर हमारे कॉलेज में फीस जब बढ़ता था तो मुझे लगता था कि जाने दो, ये फ़ी बढ़ रहा है, ये आम बात है हमारे आम जीवन का। यूनिवर्सिटी को पैसे की कमी है और मुझे ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी को भी किस तरह से चलाया जाता है, या फिर हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, हमारे घर के बगल में ही या फिर हमारे घर में ही महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था, चाहे हमारे जो आम जीवन में जो हम मंदिर जाया करते थे और मंदिर में जो मंदिर के आगे जो भिखारी रहते थे वो क्यों भीख मांग रहे हैं, और मंदिर के अंदर जो पुजारी है वो क्यों पूजा कर रहे हैं, इस पे हम कभी भी नहीं सोच पाते थे। इस वजह से कभी भी उस तरह के मेरे अंदर चेतना नहीं जग पाया। कई सारी चीज़ें थी जिसको मैं कभी समझ ही नहीं पाई और कभी भी मेरे मन में एक सवाल भी नहीं उठता था कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये फिर जब मैं कॉलेज में आई और जब मेरा फर्स्ट ईयर ही था, मेरा ग्रेजुएशन जो है वो मगध महिला कॉलेज से कंप्लीट हुआ है। मगध महिला कॉलेज जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में आता है। उस दौरान नवंबर का महीना था जब AISF का मेंबरशिप चल रहा था, और AISF के मेंबरशिप जब चल रही थी तो उस समय ही मेरा AISF से जुड़ना हुआ। मैं काफ़ी परिचित थी AISF से। मुझे लगता था कि ये एक तरह का संगठन है जो कि छात्रों को मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ता है, लेकिन इसको उतना डीपली नहीं समझ पाई थी क्योंकि कभी भी उस तरह का मतलब हम लोग स्कूल टाइम में उस तरह का नहीं देख पाए थे, और मेरा कॉलेज में पहला ही एक्सपीरियंस था। जब मैं मेंबरशिप ली तो उसके बाद संगठन में उस तरह का कोई एक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन जब जब हमारे कॉलेज में जब प्रिंसिपल का जब मेरी प्रिंसिपल हटी और नई प्रिंसिपल जब हमारे कॉलेज में आई, उसी दौरान हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने नए ड्रेस कोड लागू किया, और उसमें ये था कि लड़कियों को काफ़ी तरह की पाबंदी लगाई गई कि आपको इस तरह का ड्रेस नहीं पहन के आना है, आप अपने मन मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं बना के आ सकते हैं, आप किसी भी तरह का मेकअप नहीं करके आ सकते हैं, आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो अगर लड़कियां फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी तो आज जो डिजिटल इंडिया है उसमें कैसे लड़कियां यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी चीज़ के भी थ्रू कैसे मोबाइल से पढ़ पाएंगी।
आज के ज़माने में 1 मिनट भी जहाँ फ़ोन के बिना या फिर नेट के बिना नहीं रह सकते हैं, उसमें कैसे हम बिना फ़ोन के अपने जीवन को कल्पना कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस जब फ़ोन के लिए मना करे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय किस ओर जा रहा है या फिर हमारी शिक्षा किस तरह की है। तब इसी दौरान AISF हमारे कैंपस में आए, क्योंकि AISF हमेशा कैंपस के मुद्दों को लेकर एक्टिव रहता है। जब भी उसको न्यूज़पेपर में कुछ भी जो AISF के लीडर जब भी कुछ नया कुछ पढ़ते हैं तो तुरंत उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलते हैं कि उनका क्या राय है इस बात को लेकर। और उसी तरह से AISF के साथी भी मगध महिला कॉलेज में आए और हम लड़कियों से बहुत कॉमन तरीके से मिले। हम लोग उस टाइम सिग्नेचर कैंपेनिंग चला रहे थे। हम लोग उसमें ये लिख रहे थे कि कौन कौन लड़कियां हैं जो हमारा साथ देना चाहती हैं, कि जो भी हमारे कॉलेज में जो भी बात की गई है वो नहीं होना चाहिए। तो कई लड़कियां इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और जब AISF जैसा संगठन जब हमारे कैंपस में आता है, उस टाइम कोई भी संगठन एक्टिव नहीं हुआ। सारे लोगों को लगा कि ये महिला मुद्दा है, ये बहुत कॉमन चीज़ और ये होना ही चाहिए। लड़कियां क्यों आज़ाद रहे, क्यों अपने तरीके से सोचे या अपने तरीके से कुछ भी करे। इसलिए किसी भी संगठन को ये बात उतना मतलब गंभीरता इस बात में नहीं दिखी। लेकिन AISF उस समय कैंपस में आया और हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनसे मिले। फिर उन लोगों ने जिस तरह से हमारे जो भी मुद्दे थे उनको टैकल किया, फिर हम लोग AISF की लीडरशिप में ही जो भी उन लोगों ने कहा वो बात को हम लोग मानते गए। और इस तरह से जब हमारे प्रिंसिपल को पता चला कि AISF जैसा छात्र संगठन इसमें जब इन्वॉल्व है, तो हमारी प्रिंसिपल तुरंत AISF के लोगों को बुलाकर मिली। और जैसे ही AISF ने कहा कि ये एक गलत तरह का आप लड़कियों को ऊपर थोप रहे हैं, आपका ये मनमानी तरीका है, इसको नहीं होना चाहिए, तो तुरंत हमारे प्रिंसिपल उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। और उनको कहीं ना कहीं ये डर मन में लगा कि अगर AISF का अगर बात नहीं मानेंगे तो ये जैसा छात्र संगठन है ये पीछे नहीं हटने वाला है। और इस वजह से हमारे प्रिंसिपल को इसके आगे झुकना पड़ा। और इस दौरान हमारे प्रिंसिपल जब AISF जैसा छात्र संगठन जब चला गया जब हमारे कैंपस से, तो हमारे डिपार्टमेंट में आकर हम सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल डांटी भी और बोली कि AISF में ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं, तुम लोग नंबर दे दी हो, बहुत गलत की हो तुम लोग। ऐसे में बहुत सारी लड़कियां घबरा भी गई कि मुझे अब मैं क्या करूं, ये लोग के पास मेरा नंबर जा चुका है। और हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैम के बात से हम भी इन्फ्लुएंस हो गए। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैम सही बोल रही हैं, वो प्रिंसिपल है तो वो गलत कैसे बोल सकती हैं। आप ये जानते हैं कि छात्र राजनीति जो शब्द है वो शब्द से ही लोग किस तरह का मानसिकता मन में पाल लेते हैं। छात्र और राजनीति दोनों अलग अलग शब्द है। और जब छात्र राजनीति जब साथ में जोड़ता है लोग, तो ये बहुत अटपटा सा लगता है। और लोग कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि जो छात्र हैं उनका मोटिव होना चाहिए कि या तो हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, या फिर समाज में किसी न किसी क्षेत्र में जाकर काम करें। और वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम विद्यार्थियों के लिए राजनीति भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो टीचर्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो मतलब इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। लेकिन क्या ये सोचना सही है? फिर इसी दौरान जब हमारे यूनिवर्सिटी में इलेक्शन का जब बिगुल जब फूका गया, तो AISF के कुछ साथी हमसे मिलने हमारे घर आए फ़ोन के कांटेक्ट के थ्रू। और उन लोगों ने कहा कि मगध महिला कॉलेज के काउंसलर पद के लिए मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो सबसे पहले तो मुझे सुन के बहुत ये अंदर लगा कि इलेक्शन, बाप रे, ये पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है, ये कितना खतरनाक होता है। वो जो एक तरह का माहौल हमारे समाज में पैदा किया है, कहीं ना कहीं वो भी मेरे मन में, वही सिनेरियो मेरे मन में आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि मैं जब अपने स्कूल में थी तो उस समय मैं अपने क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, स्कूल की भी कैप्टन वगैरह हुआ करती थी। तो मम्मी बोली कि तुम्हें कॉलेज के लिए भी काउंसलर के लिए लड़ना चाहिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जब मैं इलेक्शन जब कंटेस्ट की तो मैं बस यही सोच के इलेक्शन लड़ रही थी कि इलेक्शन लड़ लेंगे, जीते या हारे जो भी हो, हम अपने घर पे आराम से बैठ जाएंगे।
अब जीते या हारे मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन इलेक्शन के दौरान मुझे जो भी सीखने को मिला वो एक अलग ही बात थी। और इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक अलग सा सब चीज़ हुआ, मुझे बहुत कुछ उसमें महसूस हुआ और मुझे लगा कि नहीं, आज के समय में छात्र राजनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और AISF जैसा छात्र संगठन, जिसका कि आप भी इतिहास जानते हैं कि ये छात्र संगठन हमेशा मैदान में रहा है और हमेशा लाठी गोली खाने का काम किया है। चाहे वो आर्ट कॉलेज की समस्या हो या वो मगध महिला कॉलेज की गेट की समस्या हो, हमेशा पटना विश्वविद्यालय में AISF सक्रिय रहा था। और जब इसका इतिहास जब मुझे मालूम चला तो मुझे लगा कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने जो पर्सनल प्रॉफिट्स होते हैं या अपना पर्सनल जो लाइफ होता है उसको छोड़कर जो समाज के लिए जी रहा हो, इस तरह से मुझे भी अपने लाइफ में कुछ टाइम जो है इधर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस दौरान मेरा उस तरफ झुकाव हुआ। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। आप ये देख सकते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट होता है उसका नॉर्मल कॉन्सेप्शन होता है। हम लोग कैंपेनिंग में जाते हैं, जब मेंबरशिप का जब हम लोग का मेंबरशिप चलता है AISF का, और जब हम लोग कॉलेज में घूमते हैं, जब हम लोग सारे बात को रखते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो उनका एक जनरल कंसेप्शन ये होता है कि जब हम इससे जुड़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये फालतू चीज़ है, इसमें होना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें करना नहीं चाहिए। और ख़ास करके साइंस स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा सोच पाते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से पढ़ाई ज़रूरी है, हमारे लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, उस तरह से हमारे लाइफ में छात्र राजनीति भी ज़रूरी है। जिस तरह से पढ़ाई के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस तरह से छात्र राजनीति का रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो राज्य है उसका शिक्षा व्यवस्था ही तय करता है कि उस राज्य की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हो रहा है। अगर किसी विश्वविद्यालय का अगर हाल जो बहुत गंभीर है या खराब है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस राज्य का या फिर उस देश का विकास किस तरफ जा रहा होगा। आप ये सोचिए कि जो भी हमारे देश में होता है या फिर हमारे राज्य में होता है वो नेता के द्वारा तय किया जाता है। जो भी हमारे सरकार में लोग होते हैं वही हमारे हर चीज़ को तय करते हैं। तो फिर क्यों ना हम जो मतलब बाकी जो सेक्शन के लोग होते हैं, जिस तरह से महिलाएं हैं या फिर जो काम काज करने वाले जो पुरुष होते हैं, वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। महिलाएं भी जो रहती हैं वो अपने घर में ही बिजी रह जाती हैं और उन लोगों को उतना समय नहीं रहता है कि वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे, और अगर वो देखते भी हैं तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम जो छात्र हैं वो हर चीज़ को रोज़ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम हर चीज़ जो भी सरकार जो निर्णय लेती है वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और अगर हम छात्र अगर इसके खिलाफ में अगर आवाज़ नहीं उठाएं तो हम ही इसके जिम्मेदार होंगे कि अगर हमारा देश या राज्य पीछे जाता है। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश का क्या स्थिति है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम छात्र ही हैं। जिस दिन हम छात्र एकत्रित होकर एक अच्छे छात्र संगठन के साथ मिलकर लड़ेंगे सरकार के विरुद्ध, अपने डिमांड्स के लिए लड़ेंगे, हमारा जो राइट है उसके लिए लड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं केरला जैसे राज्य का क्या हाल है। वो कोरोना से कितने अच्छे तरीके से लड़ पाया है। आप देखिए कि जो GNU जैसा विश्वविद्यालय है उसमें छोटे से छोटे मसलों को लेकर कितना वहाँ पे लोग जो हैं वो सोच पाते हैं, उसके लिए लड़ पाते हैं। और इस तरह से GNU का जो फी है या फिर जो भी उसका जो भी वहाँ की जो पढ़ाई है वो कितना बेहतर है। आज हर छात्र उसमें पढ़ना चाहता है, लेकिन हम क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि ये सरकार की भी षड्यंत्र है कि हम छात्र राजनीति से दूर रहें। क्योंकि सरकार भी चाहती है कहीं ना कहीं कि अगर हम छात्र अगर आवाज़ उठाने लगे तो इनकी सरकार कहीं ना कहीं डूबती नैया में चली जाएगी, और इस वजह से वो किसी न किसी बहाने से हमारे विश्वविद्यालय पर हमला करते रहती है। आप देख सकते हैं कि जब भी विश्वविद्यालय से आवाज़ उठा है, चाहे वो जामिया हो, GNU हो या कोई भी अन्य विश्वविद्यालय हो, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस पर कई तरह के दाग लगाकर उनके स्टूडेंट्स को भटकाया गया है, उनको जेल में बंद करने का काम किया गया है। अभी हाल में है UAPA एक कानून आया है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफूरा जरगर जैसी महिलाओं को, छात्राओं को जेल में बंद किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम छात्र कहना चाहेंगे कि जब AISF से जब हम जुड़े उसके बाद हर चीज़ को हम किस तरह से देख पाए
जब मैंने इलेक्शन में जब कंटेस्ट किया, उस दौरान जब पहला दिन ही था जब हम पटना विश्वविद्यालय में अपना नॉमिनेशन के लिए गए थे, और जब नॉमिनेशन में गए थे तो वो दिन मुझे आज तक याद है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो लड़कियां थी वो AISF के साथ थी। AISF का झंडा लिए सारी लड़कियां खड़ी थी, और बाकी जो संगठन थे वो मतलब बस अपने नेता जो भी उनके जो सरकार के जो भी टट्टू होते हैं उन लोगों का वो नारा लगा रहे थे। और AISF जैसा छात्र संगठन शिक्षा से जुड़ा मसला, हर तरह का मसला को अपने स्लोगन के द्वारा, अपने नारा के द्वारा उठा रहा था, और उस स्लोगन को लगाने वाली लड़कियां ही थी। वो जोर जोर से आवाज़ दे देकर नारा लगा रही थी, और ये देखकर मुझे लगा कि हम लड़कियां, जो हमारे घर में ये जो समझाया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम धीरे बोलो, तुम जोर से मत बोलो, ऐसी लड़कियों को ये संगठन इस तरह से जोर जोर से नारा लगाने का मौका दे रहा है। इससे बड़ी बात नहीं मतलब एक किसी भी लड़की के लिए नहीं हो सकती है कि किसी भी संगठन के द्वारा लड़कियों को समाज में मतलब अपने आप को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। फिर मुझे ये लगा कि जब ये लड़कियां इस संगठन से जुड़कर इतना अच्छा कर रही है तो मुझे इनसे बातचीत करनी चाहिए। उसी में कई दीदी जो थी उन लोगों ने काफ़ी मुझे ट्रेनिंग दिया, काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, और जो भी वो बोलती थी तो मुझे बहुत ये लगता था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना हम लोग लड़ सकते हैं क्या समाज में? नहीं, मतलब ये JNU में रहती हैं, इनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम पटना में रह के इस तरह का कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है। और इस दौरान जब इलेक्शन में वो देखते थे कि वो जो लड़कियां थी वो नारा लगाते हुए कैंपेन करती थी, और जब कैंपस में आती थी तो इतना बुलंदी से अपने बात को रखती थी स्टूडेंट्स के बीच में कि स्टूडेंट्स भी, जो लड़कियां थी या फिर जो लड़के थे, वो सुनते थे बहुत उनको ध्यान से। और इस तरह से हमारा इलेक्शन का कारवां चला। और आप जानते हैं अच्छे से कि जो छात्र आंदोलन होता है कहीं ना कहीं उसको ये सरकार ध्वस्त करना चाहती है, और जो इलेक्शन जो होता है, छात्र संघ जो चुनाव होता है, वो एक तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि एक बड़ा ही महत्व हमारे कैंपस के लिए रखता है। छात्र संघ में शामिल होकर छात्र सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनते हैं, और इसलिए ये आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक नर्सरी क्लास है, जहाँ पे हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है, हमारे बिहार में विधान सभा का इलेक्शन होता है, उसी तरह से ये एक नर्सरी क्लास है लोकतंत्र में यूनिवर्सिटी का इलेक्शन। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जब कैंपस में अगर स्वच्छ राजनीति होगा, जब सिद्धांतों की राजनीति होगी, विचारधारा की राजनीति होगी, तो ये कैंपस में जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं दूर होंगे, वो कहीं ना कहीं वो खत्म होंगे। लेकिन ये सरकार के जो माफिया है, जो भी ठेकेदार हैं, वो किसी ना किसी तरह से इसको खत्म करना चाहते हैं। जो छात्र संघ है उसमें भी अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं, और वो एक छात्र संघ नहीं बल्कि सरकारी छात्र संघ बनाना चाहते हैं, जिसमें कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा जो भी तय किया जाए, उसको वो छात्र संघ आराम से हम स्टूडेंट के बीच में उसको स्थापित करके हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर सके। आप देख सकते हैं कि जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो JNU जैसे विश्वविद्यालय में या केरला के कई सारे विश्वविद्यालय में इलेक्शन होता है, और आप वहाँ के कैंपस को देख सकते हैं कि जब भी वहाँ पे छोटे से छोटे मुद्दे होते हैं तो वहाँ का जो छात्र संघ है उसको बुलंदी से उस बात को उठा पाता है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का इलेक्शन हुआ, उसमें सरकार के हस्तक्षेप के कारण ABVP के लोग और JDU के लोगों की जीत होती है। और ये तो बड़े पैमाने के, लेकिन काउंसलर पद पे सबसे ज़्यादा AISF के लोगों की जीत हुई थी उस समय। हम 7 काउंसलर उस समय जीते थे, और जो सेंट्रल पैनल पे हमारे बहुत ही मतलब कम वोट से हमारी हार हुई थी। और उस समय भी आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे सेंट्रल पैनल में 2 जो पोस्ट थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट पोस्ट होता है, कोई भी संगठन उस पे लड़कियों को, जो मनवादी सोच है, उस पे पुट करता है और लड़कियों को मतलब एक मौका नहीं देता है। इसलिए सिर्फ AISF जैसा छात्र संगठन हमेशा लड़कियों को उभरने का और ये फिर नेतृत्व करने का मौका देता है, और उस समय भी प्रेसिडेंट पद और वाइस प्रेसिडेंट पद पर लड़कियां ही चुनाव लड़ने का काम की थी। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण हमारी हार हुई, और फिर इसी तरह से हमारा इलेक्शन दोबारा दिसंबर के महीने में हुआ था 2018 में ही,
और उस समय तो इतना ज़्यादा इंटरफेयर हमारे सरकार के द्वारा हुआ था जिसका कि जितना भी कंडेम किया जाए बहुत ही कम है। मतलब इतना भी कोई सरकार गिर सकता है ये एक छात्र संघ को खरीदने में, ये हम सोच नहीं सकते थे। ये एक तरह का एग्जाम्पल ही सेट हुआ था 2018 में। उस समय जब हमारा जो गठबंधन था आरजेडी आयशा के साथ, और उसमें प्रेसिडेंट पद हमें मिला था, जिसमें कि प्रेसिडेंट पद पर मुझे लड़वाने का संगठन द्वारा निर्णय लिया गया था। और जब हम फॉर्म डाले थे तो एकमात्र महिला साथी उसमें चुनाव लड़ने का काम किए थे, और कोई भी अन्य संगठन से एक भी महिला साथी अध्यक्ष पद पर नहीं आई थी। आप इससे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे सोसाइटी का या फिर किसी भी छात्र संगठन का, वो कितना महिलाओं को पीछे देखती है। और आपको ये जानकर अचरज भी होगा कि हमारे पटना विश्वविद्यालय में 60% छात्राएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक एक भी महिला साथी अध्यक्ष पद पर जीती नहीं है। और उस साल भी हम इलेक्शन में कंटेस्ट किए, हमारा बहुत अच्छा हर चीज़ चल रहा था, हमारा बहुत अच्छा कैंपेन भी चल रहा था, लोगों के द्वारा बहुत अच्छा हम लोगों को साथ भी मिल रहा था। लड़कियां कहीं ना कहीं ये सोची थी कि इस बार एक अध्यक्ष पद पे लड़की उम्मीदवार को ही जिताना है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे दलाल को नीतीश कुमार द्वारा जो खरीदा जाता है जदयू पार्टी के द्वारा, और इस तरह से सरकारी छात्र संघ बनाने के लिए उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी के कैंपस में हॉस्टल को, प्रोफेसर्स को, हर किसी को खरीदने का काम किया। इसके बावजूद भी हर किसी के जवान पर सिर्फ महागठबंधन का ही नाम था और हर पोस्ट पे हम लीड कर रहे थे। लेकिन जो उनका जो भी अंदर ही अंदर जो भी तैयारी चल रही थी वाइस चांसलर के द्वारा या फिर हर किसी के साथ, तो वो उस वजह से हम लोगों की हार होती है। और इससे ये पता चलता है कि महिलाओं के लिए ये जो हमारा जो समाज है कैसा सोच रखता है। और हमारे कैंपस में भी जब लड़कियां ये ठान चुकी थी कि इस बार वो जो लोग थे वो उन लोगों को खरीदने का काम कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, वो लोग एजेंडा बेस्ड राजनीति करते तो है नहीं, उनके पास किसी भी तरह का मुद्दा नहीं होता है जिसको लेकर वो लड़ सके, क्योंकि उनको ये बात पता है कि हमारा जो सरकार जो केंद्र में भी है राज्य में भी है, अगर हम मुद्दे को अगर रखेंगे तो हमसे स्टूडेंट ये सवाल करेगा कि आपका जब सरकार में जब लोग हैं तो ये फिर मुद्दे क्यों नहीं खत्म हो पा रहे हैं। एक भी मुद्दा वो लोग कैंपस में किसी भी लोगों के बीच नहीं ले जा पाते थे। और आज अगर देखा जाए छात्र राजनीति को, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे कैंपस से एजेंडा बेस्ड इलेक्शन खत्म ही हो चुका है। लोग एजेंडा को मतलब एक तरह से खत्म करना चाहते हैं और मात्र एक फेस के लिए एक लाइमलाइट बनाकर इलेक्शन जीतने का काम करना चाहते हैं। उसी बीच जब इलेक्शन के दौरान ही जब फर्स्ट डे ही जब हमारा इलेक्शन हुआ, जब स्टार्ट हुआ था, तो जब हम अपना नॉमिनेशन कराने गए थे, उसी बीच जब हम अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए थे तो किसी तरह से हमारा नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया गया। और उसके बाद उसी रात जब न्यूज़पेपर के द्वारा मुझे जो जर्नलिस्ट द्वारा पता चलता है कि मेरा नाम जो है वो अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, और जब ये खबर जैसे ही संगठन के कानों में आती है, संगठन तुरंत अपना झंडा लेकर वाइस चांसलर के आवास के बाहर जाकर हम लोग रात में 12 बजे धरना देने का काम करते हैं। और जो वाइस चांसलर थे या फिर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये बात जानता था कि अगर AISF जैसे छात्र संगठन से अगर पंगा लेंगे तो ये हमें भारी पड़ सकता है। इसलिए उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग जा सकती हैं और आप लोगों का जो भी समस्या है वो दूर होगा। और कल ही जाकर मेरा नॉमिनेशन फिर से वापस हो जाता है और हमारा लिस्ट में नाम भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कैंपस है उससे ही ये राजनीति खत्म करना चाहते हैं। छात्र संघ की जो मुख्य समस्या छात्र संघ का मतलब ही होता है कि जो छात्रों की जो समस्या है उसको उठाकर हमारे वाइस चांसलर तक और सरकार तक ले जाया जाए। लेकिन ये क्यों चाहेंगे कि हमारा जो भी एजेंडा है वो खत्म हो। और
उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि लड़कियों का क्या पॉलिटिक्स में रोल होना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि जब भी कोई भी आंदोलन हो रहा है हमारे देश में अभी के समय में, तो चाहे वो जामिया हो या जेएनयू हो, चाहे भी कोई भी कैंपस हो, हर जगह लड़कियां ही लीड कर रही हैं, हर जगह छात्राएं ही लीड कर रही हैं। आज शाहीन बाग जैसे जगह पे महिलाएं बुर्का में से निकलकर आज वहां धरना देने का काम कर रही हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कियों का जो रोल है वो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि विद्यार्थी समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, जो विद्यार्थी रहेंगे या छात्र जो भी हैं वो कैसे समाज में बदलाव लाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब देश में जब बहुत तरह की कुरीतियां थी, चाहे वो विधवा का जब शादी नहीं होता था या फिर जब सती में जब महिलाओं को जलाया जाता था, उस समय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन तभी शुरू हुआ था जब एक छात्र ने चुनौती दी थी कि वो अपनी बहन को सती नहीं होने देगा। और विधवा विवाह का तभी गति हुआ जब एक छात्र, एक विद्यार्थी एक विधवा के साथ शादी करने के लिए सबसे पहले आगे आया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, अगर उनको सही तरीके से शिक्षित किया जाए, हमारे विश्वविद्यालय का स्थिति अगर अच्छा हो या फिर हमारे विश्वविद्यालय में अगर अच्छा शिक्षा हर किसी को मिले, तो हमारा जो समाज है वो किस तरह से हर कुरीतियां से, जो भी हमारे देश में जो कुरीतियां हैं वो कैसे वो खत्म होगा। और आज के समय में जो लड़कियां हैं उसको काफ़ी तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आप ये सोच सकते हैं कि हम जब लड़कियां जब पॉलिटिक्स में आती है तो सबसे पहले तो हमें ये बात से डरा दिया जाता है कि तुम पॉलिटिक्स में क्या करोगी। और लड़कियां भी जो होती है, हम लोग कैंपस में जब कैंपेन हम लोग करने जाते हैं तो लड़कियां हमें ऐसे सुनती है जैसे कि हम जल्दी जल्दी अपना बात खत्म करें और जल्दी से वो अपना क्लास को फिर से स्टार्ट करके अपना जो भी नोट्स है उसको कंप्लीट कर सके। और लड़की जो है उसको इतना सीरियस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर पे भी उनको प्रैक्टिस करवा दिया जाता है कि तुमको घर का काम करना है और थोड़ा समय निकाल कर, अपने जीवन का थोड़ा समय निकाल कर तुम्हें कॉलेज जाना है, और जैसे ही कॉलेज में तुम्हारा क्लास खत्म हो तुम्हें घर वापस आना है। उसके बीच तुम्हारा मतलब 1 घंटे का समय भी कहीं और नहीं बीतना चाहिए। अगर इस तरह का मेंटली प्रेशर हमारे ऊपर हो तो हमारे अंदर किसी भी अन्य तरह का एक्टिविटी करने से हमारे अंदर डर होगा। हम ये कहते हैं कि लड़कियों को पॉलिटिक्स में ही क्यों, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर जगह पे लड़कियों को आगे आना चाहिए, लेकिन ये समाज हमें कभी मौका नहीं देना चाहती है। उन्हें ये लगता है कि हम लड़कियों का जीवन जो है वो सिर्फ चूल्हे चौके में ही बीते। हम लड़कियों का जो जीवन है वो कुछ इस तरह से है कि जब हम छोटे रहते हैं तो सबसे पहले तो लड़कियां जो अगर कोई लड़की अगर 4-5 बहन है तो वो इसलिए 4-5 बहन है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भाई का ही इंतजार रहता है कि भाई होगा, इसलिए वो गलती से 4-5 बहन हो जाती है। और जब लड़कियां जब होती है तो उन्हें बचपन में घर का काम काज बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम चाय बनाओ तो तुम बर्तन धो, और इस तरह से हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, जिस तरह से हमारे घर में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि तुम्हारे लिए ये काम बना है, तुम्हारे लिए ये चीज़ बना है, तुम्हें इस तरह से रहना है, तुम्हें ये चीज़ करना है, तो हम लोग को भी लगता है कि ये जो दोहरी जो बातें हैं, जो कुछ चीज़ें जो लड़कियों के लिए सिर्फ है और कुछ चीज़ें जो सिर्फ लड़कों के लिए है, वो सही में है, और इसे ही हम एक्सेप्ट कर चलना शुरू करते हैं। और इसलिए हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि जो हमारा जो अधिकार है, जो हमारा राइट है, वो क्या है, हम किस चीज़ के लिए लड़ें। आज अगर हमारे साथ अगर रास्ते में भी गलत हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन जाने के बजाय हम अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनको ये बात जब साझा करते हैं कि माँ आज मेरे साथ रास्ते में छेड़खानी हुआ, तो मम्मी ये बात पापा से बताती है, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती हैं। महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का भी हक नहीं है, वो खुद से अपना डिसीजन भी नहीं ले सकती है। और पापा ये बात कहते हुए इस बात को टालेंगे कि बेटा इस लड़कियों ये जो, और इस वजह से हम लड़कियां कहीं ना कहीं डर जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम फिर सोच ही नहीं पाते हैं। अगर हमारे साथ छेड़खानी भी होता है तो, या फिर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो हम कहीं ना कहीं इस बात के लिए डरे, अंदर से डर रह जाता है।
लेकिन हम बचपन से ही लड़ाकू किस्म होने के कारण मेरे अंदर भी ये डर रहा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये बात अगर हम अपने पापा से शेयर करेंगे तो मुझे पापा इस बात के लिए डांट देंगे, या फिर मम्मी से बोलेंगे तो मेरी मम्मी भी फिर घर से आना जाना बाहर बंद करा देगी। तो इसलिए हम हर बात को खुद से ही हैंडल करना सीख गए थे। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लड़कियां जिनको घर के अंदर इस तरह का जो मेंटली प्रेशर होता है, उनको फैमिली को मिलकर इसको ठीक करना चाहिए। अगर उन लड़कियों को अगर किसी भी तरह का साथ चाहिए तो फैमिली को साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक लड़की अगर अपने तरफ से आवाज़ उठाना शुरू किए तो मजाल नहीं है कि ऐसे लड़का किसी लड़की को भी छेड़ पाए। हम जो लड़कियां जब सोचती भी हैं, जब हम कैंपस में आते हैं और जब सोचते हैं कि हमारे अंदर पॉलिटिक्स लीडरशिप की क्वालिटी है, हमें किसी भी छात्र संगठन से जुड़ना चाहिए, तब हम ये सोचते हैं कि ठीक है हम जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई तरह की हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे घर में हमें कन्विंस करना पड़ता है। जब हम अपने घर में कन्विंस कर लेते हैं तो हमें अपने दहलीज से निकलना पड़ता है, हमारे गेट से निकलना पड़ता है, और जब हम अपने गेट से निकलते हैं तो हमारे गली मोहल्ले चौक चौराहों से गुजरना पड़ता है। और जब हम इन सभी चीज़ों से भी गुजर कर जाते हैं और जब संगठन में जाकर हम अपना काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर संगठन है और वो सभी मुद्दों को लेकर लड़ता है और उसमें जितने भी साथी हैं वो सारे समझदार हो, क्योंकि इसी सोसाइटी के सारे साथी होते हैं। इसी सोसाइटी का जो भी सोच है, जो भी जिस तरह से इसको बनाया गया है, उसी सोच से ग्रसित सारे लोग होते हैं, जिसमें कि कई लोग नई चीज़ों को सीख पाते हैं और उन नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ साथी होते हैं जो उस रूढ़िवादी मानसिकता जो रहता है उनका बना रहता है, और इस तरह से लड़कियों को संगठन में भी काफ़ी लड़ना पड़ता है, काफ़ी अपने मतलब हर तरह के ये चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन मैं जिस संगठन से आती हूँ, AISF जैसे छात्र संगठन से, तो मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि मुझे हमेशा संगठन ने आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ भी मेरे अंदर क्षमता कम रही, हमेशा मेरे क्षमता को उभारने का कोशिश किया, और जिस क्षेत्र में भी मेरा क्षमता रहा उस क्षेत्र में मेरे मतलब मुझे लगाने का कोशिश किया। और जब भी कई संगठन जो सिर्फ महिलाओं को सिर्फ एक चेहरे की तरह मतलब रखते हैं कि अगर लड़की है तो लड़कियां इसको देखकर आएगी और फिर हमें वोट देगी या फिर हमारा बात सुनेगी, हमारे छात्र संगठन से जुड़ेगी। लेकिन हम ये ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहेंगे कि AISF जैसे छात्र संगठन में जितना लड़कों को या छात्र को जितना मौका मिलता है, उतना ही छात्राओं को भी मौका मिलता है। हम अगर क्योंकि हमें हमेशा ये संगठन में ये बातचीत चलती रहती है कि जितना हम लड़कर अपना मतलब जितना हम काम कर सकते हैं, अगर उससे थोड़ा कम भी अगर हमारे साथी कर पा रही हैं तो ये हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे ही समझ सकते हैं आप कि अगर हम AISF जैसे छात्र संगठन से हैं तो हमारे अंदर जब इस तरह का जब एनर्जी आएगा कि संगठन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो हमारे अंदर और भी काम करने का क्षमता आएगा, मनोबल बढ़ेगा, और इस तरह से हम संगठन से जुड़कर और भी काम कर पाएंगे। मैंने ये महसूस किया है कि जो मैं पहले थी उससे काफ़ी अलग, अब जो भी समाज में जो बाकी लोग हैं उनसे काफ़ी चीज़ों में मेरा जो सोच रहता है वो बहुत ही अलग रहता है, और काफ़ी टॉपिक्स पर मैं बहुत अलग सोच पाती हूँ। जिस तरह का BJP का या ABVP का जो भी एजेंडा है, जो भी विचारधारा है, जिस तरह से समाज में उन्होंने फैलाया है, कहीं ना कहीं इस छात्र संगठन से जुड़ने के पहले मैं भी उस मानसिकता से ग्रसित थी। मुझे भी लगता था कि जो समाज में ये जो चीज़ें हैं ये होनी ही चाहिए, जो BJP कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है। आज इन लोगों के कारण ही हमारे देश बर्बाद हो रहा है या फिर ये हो रहा है। लेकिन इस संगठन से जुड़ने के बाद कई तरह का जो मेरा जो सोच था उसमें काफ़ी बदलाव आए। आप देख सकते हैं कि लड़कियों की जो स्थिति है हमारे समाज में वो कितनी दयनीय है। हम महिलाओं को किस तरह से देख पाते हैं। आपको याद होगा कि 1 साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, और उस समय AISF जैसा छात्र संगठन इस पे मुखर होकर सरकार से सवाल किया, और जो भी इसके जो आरोपी थे उसको जेल कराने का भी काम किया था, जिसमें कि हमारी एक साथी हैं जिन्होंने PIL भी किया और इसके लिए बहुत कड़े से इसकी लड़ाई लड़ी।
और जो भी उसके दोषी थे उसे पकड़ा गया। लेकिन ये सोचने पर ये घटना कितनी मतलब हमारे अंदर से झंझोर देने वाली है कि अगर कोई लड़का अगर हमें सिर्फ देखता है तो हमारे अंदर से एक अजीब सी हलचल होती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक लड़की के साथ अगर उसके साथ इस तरह का घटना हो, रोज उसके साथ जबरदस्ती हो, रोज उसके साथ इस तरह का ये हो, तो वो किस तरह से उसके मानसिकता पर, उसके शारीरिक पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। और हम देख सकते हैं कि इस घटना को 1 साल भी नहीं हुआ और यूपी जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जहाँ पे कि बीजेपी का ही सरकार है, वहाँ पे कानपुर जिला में कानपुर बालिका गृह जैसे जगह पर जो कि सरकारी गृह है, उसमें इस तरह का मामला सामने आता है जिसमें कि लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। और उसमें 57 जो लड़कियां थी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं और जो 7 लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट पाई जाती हैं और उसमें कई लड़कियां जो है HIV पॉजिटिव भी पाई जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती है और 2014 से हमारे सरकार में आती है, वो सरकार लगातार किस तरह से लड़कियों के ऊपर दमन कर रहा है। सामाजिक ताने बाने में क्या लड़कियां और महिलाओं का भी योगदान होता है? क्या लड़कियों की सामाजिक स्वतंत्रता में महिलाएं भी बाधक है? देखिए, सामाजिक ताना बाना में महिलाओं की भी भूमिका, हम ये नहीं कह सकते। जो भी हमारा पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो भी माइंडसेट जो बना हुआ है, हमारा जो पितृसत्तात्मक जो सोच हमारा बना हुआ है, उससे सिर्फ पुरुष ग्रसित नहीं है। जो भी प्रैक्टिस में जो भी चीज़ रही है कि नहीं ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, जो महिलाओं के लिए सिर्फ घर में रहने का ही जगह है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए, उनका जो काम है वो सिर्फ बच्चे संभालना और घर का काम देखना ही है। तो ये तो उन्हें शुरू से ही सिखाया गया। अगर महिलाओं के अगर आप हिस्ट्री अगर उठा कर देख ले तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आदि मानव काल में जो भी इंसान जो हुआ करते थे वो किस तरह से महिला और पुरुष दोनों मिलकर जंगल में जाकर शिकार करते थे और साथ में आकर खाना खाते थे और उनके बच्चे भी साथ में रहते थे। लेकिन जब से खेती शुरू हुई है तो कैसे महिलाओं को घर में बांधा जाए, तो शुरुआत में महिलाओं को घर में बांधने की साजिश नहीं हुई थी। शुरुआत में महिलाओं को ये काम दिया गया था कि हम अगर खेती करेंगे तो जो खेत से जो अनाज उगेगा उसका देखभाल कौन करेगा, और देखभाल के लिए महिलाओं को चुना गया कि अगर हम रोटी कमाएंगे तो तुम रोटी पकाना। और इस रोटी बनाने के चक्कर में उसको इतना घर में बांध दिया गया कि आज हम अपने घर से निकल भी नहीं पाते हैं। कुछ दिन पहले हम एक गाँव में एक भोज में गए थे, हमारी एक साथी की बहन की शादी थी और उस गांव में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि महिलाएं शादी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अगर उसमें जो भी उनके जो करीबी होती हैं सिर्फ वही महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बाकी महिलाएं उस शादी में खाना खाने तक नहीं आ सकती है। और अगर हम लोग उनके घर पे जब जाकर बैठे तो उनके घर की महिलाएं बाहर तक चाय नहीं देने आए। उनके घर के जो जेंट्स थे वो उनका चाय लेने उनके घर के अंदर जाते हैं। तो आप इसमें ये सोचना ये कितना हद तक सोचे। और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि लड़कियों के सामाजिक स्वतंत्रता में महिलाओं की बाधक। तो देखिए, जो भी पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो तो महिलाओं की भी है, उसको भी महिलाओं को भी ये लगने लगा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ये यही है, हमें यही करना चाहिए। और बचपन से जो महिला होती है वही तो सिखाती है, हमारी माँ ही तो सिखाती है कि तुम खाना बनाना सीखो, ससुराल जाओगी तो कैसे खाना बनाओगी, सिर्फ दिन भर तुम झंडा उठाती चलती हो, ससुराल में जाने से ये सब नहीं होगा, तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे माँ को, हमारे बहन को, हमारे जो भी महिलाएं हमारे जो परिवार में होती है उन्हें ये पहले से ही प्रैक्टिस में ला दिया जाता है ताकि वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, जो सारी चीज़ें घटना हमारे साथ हुआ है, जो भी हम किए हैं वो हमारी बेटी भी करे। और फिर इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको इस बात से अगर उनको समझाएं और उनको बताएं कि उनका अधिकार क्या है, उन्हें भी बराबरी की अधिकार है, उन्हें भी घर से निकलना चाहिए, हर चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए, बोलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो भी मामला है अभी कोरोना वायरस में बढ़ा है, जब कोविड-19 का जब
हमारे देश में जब बढ़ा और जब लॉकडाउन हुआ, तो इस बीच जब लॉकडाउन हुआ तो जो पुरुष थे वो घर पे ही रहने लगे, और इस वजह से महिलाएं घर में अपने महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में रहने लगे। और कहीं ना कहीं पुरुष के मन में ये बात है कि जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए, जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए एक बस वस्तु मात्र है, तो वो उन पे हाथ उठाएंगे ही। लेकिन आप ये सोचिए कि वो क्यों सहती हैं। वो इसलिए सहती हैं क्योंकि अगर वो अपने पति का मार अगर मार नहीं सहेगी तो उसे उस घर को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो उस घर को छोड़ती है तो उसे अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, और जब वो अपने पिता के पास जाएगी तो उसकी माँ और पिता दोनों ये बात समझाने लगेंगे उसको कि देखो तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए, अब जो है तुम्हारा यही वही है और तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। और वहाँ पे भी जाएगी तो उसे पति के द्वारा मारा ही जाएगा। तो इसमें तीसरा विकल्प क्या बचता है? तीसरा विकल्प यही बचता है कि अगर महिलाएं अगर पढ़ेगी, अगर महिलाएं अगर जॉब करेंगी, अगर वो भी जॉब करती हैं, अगर वो भी आर्थिक तरीके से अगर मजबूत हो पाएंगी, तब वो इस तरह के घटनाओं से जो घटना है वो कम होगा। क्योंकि जो भी पुरुष हैं उनके मन में ये रहता है कि इसका सारा खर्च हम उठाते हैं। और जो आपको ये पता होगा कि पहले के समय में जो इतिहास है उसे आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं का जो ड्रेस होता था उसमें जेब नहीं होता था। तो जब जेब नहीं होता था तो वो आर्थिक तरीके से कितना मजबूत होती थी, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे में जब जो भी इंसान आर्थिक मजबूत ना हो उसका क्या स्थिति होता है और उसको किस तरह से सहना पड़ता है, इसीलिए हम कैसे महिलाओं को आर्थिक मजबूती दे पाएं, इस पे हमें सोचना चाहिए। और जो भी माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा जो भी संपत्ति या धन है उस पर सिर्फ मेरे बेटों का अधिकार है, बेटियों का नहीं, तो आपको उनको ये बात हमें बताना चाहिए कि जो हमारा जो संविधान है वो महिला और पुरुष दोनों को बराबर होने का दर्जा देता है, और जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उस पर बराबर का अधिकार है। लेकिन ये अभी भी हमारे सोसाइटी में लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और संपत्ति पे हमारा अधिकार होगा तभी हम महिलाएं सभी तरीके से मजबूत हो पाएंगे, तभी जितने भी महिलाओं के ऊपर जो भी दमन हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है, उसका एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो है संपत्ति पे अधिकार, चाहे वो किसी भी तरह का संपत्ति हो। अगर कोई भी लड़की अगर जॉब करने लगती है तो आप ये देख सकते हैं कि उन लड़कियों के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये सारे जो केस वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन आप गांव वगैरह में देखेंगे कि महिलाएं जो निर्भर रहती है अपने पति के ऊपर, उनके साथ ज़्यादा शोषण होते हैं। और अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। महिलाएं घर तो संभालती ही हैं, साथ ही साथ उनको खेत में भी जाकर काम करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी जो इनकम आता है, जो उनका जो खेती बाड़ी करने के बाद जो सोर्स आता है, उस पर उनका अधिकार नहीं होता है। हम अगर शहर का ही बात कर ले तो जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें महिलाओं की जो फी है, जो भी उसका जो पैसे का जो स्रोत है वो काफ़ी डाउन रहता है। जितना भी इनफॉर्मल जो भी हमारा जो गांधी मैदान में जो झाड़ू लगाने वाली जो महिलाएं हैं, चाहे जो बहुत डाउन होकर जो काम करती हैं, उनका जो आय है वो काफ़ी कम है। और अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और अगर उसके दौरान अगर वो छुट्टी लेती हैं तो उतने दिन का उनका छुट्टी का आय भी काटा जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि महिलाओं की जहाँ पे इस कोरोना जैसे महामारी में हमें इस देश के साथ मिलकर लड़ना चाहिए कि कैसे हम इस महामारी से अपने आप को सेफ रख सके, हम अपने परिवार को सेफ रख सके। उस महामारी में भी महिलाओं के साथ इतना हिंसा होता है। और मैंने इस महामारी के दौरान एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा खुद का पर्सनल ये है कि मैंने इस पूरे लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी लड़कियों का मरने की खबर सुनी है, जो कि मेरे पूरे साल भर में भी हम इस बात को नहीं सुन पाते थे। मेरी बहुत सारी जिसको हम जानते थे, पहचानते थे, हमारे कॉलेज की ही बहुत सारी लड़कियों का देहांत हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मौतें हैं जो लॉकडाउन के टाइम हुआ है, इसका
क्या कारण रहा होगा, आप ये खुद से तय कर सकते हैं। जब हमारे उम्र की अगर कोई लड़की मर रही है तो इसका एक लड़की का ये कारण था कि वो बहुत दिनों से कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि लड़कियों के ऊपर किसी के भी माता पिता शिक्षा से ज़्यादा उसके शादी के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ा देंगे तो पैसे की बर्बादी है, वो पढ़ लिख कर करेगी भी क्या, अगर वो ससुराल जाएगी तभी हमारा कुछ ये हो पाएगा, हमारा पैसा भी बच जाएगा और आखिर उसको ससुराल ही जाना है। तो इस तरह से अगर हमारा संपत्ति भी अगर है तो संपत्ति तब दो ही सर्कमस्टांस में बिकती है, या तो अगर भाई को पढ़ाना हो तब, या फिर बेटी की शादी करनी हो तब। दो ही सर्कमस्टांस में हमारे जो संपत्ति है वो बिकते हैं। और इसी बात से रिलेटेड है कि अगर लड़की अपने घर में बीमार पड़ती है और अगर उसके बीमारी का अगर खर्च ज़्यादा है तो बहुत सारे फैमिली हमारे देश में ये फैसला लेते हैं कि इसका इलाज करा के फ़ायदा भी क्या होगा, इतना इलाज करा के हम इसको ठीक करेंगे और फिर इतना पैसा दे के इसको शादी भी करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि इसको जैसे तैसे मतलब चलने देते हैं जब तक चल लेती है। और कहीं ना कहीं ये लड़कियों के प्रति हमारे समाज में आज भी सोचा जाता है। और हम अपने बात को ख़त्म करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आज जब हमारे समाज में जब दोहरी शिक्षा नीति, शिक्षा का बाजारीकरण और गरीबों के शिक्षा से अधिकार से जब वंचित किया जा रहा है, ऐसे में हम सभी को एकजुटता के साथ एआईएसएफ के सारे साथियों को लड़ना चाहिए और इस देश को एक नया ऊंचाई, एक नया शेप देने का काम करना चाहिए ताकि इस देश को एक नई दिशा में ले जाया जा सके। और जो भी हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कि आज जो भी ऑनलाइन जो भी शिक्षा मिल रही है हमारे देश के बच्चों को, तो ये जो हमारा जो नई शिक्षा नीति थी उसको कहीं ना कहीं ये सरकार इसमें डालना चाह रही है। तो महिलाओं को जोड़ते, स्टूडेंट्स के मुद्दों को जोड़ते हुए हम लोगों को एक नया लड़ाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है जहाँ पे हमारा देश इतना मतलब जो अर्थव्यवस्था है इतनी खराब हो गई है हमारे देश की, और कई तरह के कुछ न कुछ दाव पेच हमारे सरकार आए दिन लगा रहे हैं ताकि उनका किसी तरह से पैसे का जुगाड़ हो सके, उनके अपने पैकेट में उनका देश कैसे चल रहा है ये उनकी सोच नहीं है। हम इतना टैक्स पे करते हैं हर चीज़ का, और हमारे जो पैसे हैं वो सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे देश को किस तरह से चलाई जा रही है, इस बात पे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन देश को कैसे तोड़ना है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना है, कैसे जो छात्र छात्राएं हैं उसको शिक्षा से वंचित करना है, उनसे दूर करना है, और जो भी स्टूडेंट्स है जो इनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं उनको कैसे जेल में बंद करना है ताकि हमारे विपक्ष में कोई खड़ा ना हो सके। जब सरकार जब भी कोई गलत फैसला लेती है तो जो छात्र जो उनके विपक्ष में खड़ा होता है, और आज भी हम देख सकते हैं कि सारा स्टूडेंट उनके जो सारे कैंपस में से आवाज़ उठती है, यहाँ तक कि हमारे पटना विश्वविद्यालय से भी आवाज़ उठती है जब भी ये सरकार गलत नीति हमारे देश में लाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को, हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ये सोचना होगा और ये तय करना होगा कि हम इस देश को किस तरह का दिशा देना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।